बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहाज़ेब अख्तर, एडिशनल डायरेक्टर फेडरल जुडिशल एकेडमी एंड मॉडल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, प्रोग्राम डिस्कशन विद सुहेल नासिर के साथ। आज हमारी 5th एपिसोड है ट्रायल सीरीज़ की। जब ट्रायल सीरीज़ को शुरू किया गया तो इस वक्त सुहेल नासिर साहब ने बताया कि किसी भी ट्रायल को हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। एक प्री चार्ज स्टेज, देन चार्ज एंड देन पोस्ट चार्ज स्टेज। तो आज हम बात करेंगे चार्ज के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है जनाब सुहेल नासिर, डायरेक्टर जनरल मॉडल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सर, चार्ज किसी भी ट्रायल की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बैकबोन ऑफ ट्रायल है। हम अगर चार्ज के ऊपर बात करने से पहले ये देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या रीजंस हैं किसी भी केस में चार्ज लगाने की, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जहाज़ेब, इसीलिए मैंने इस ट्रायल को 3 फेजेस में डिवाइड किया था, प्री ट्रायल स्टेज और चार्ज। चार्ज स्टेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जिस पे फाउंडेशन चलती है केस की पूरे। देखिए, चार्ज की बैकग्राउंड क्या है, चार्ज क्या है, इसको अगर आप देखें तो चार्ज इज ए प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू द एक्यूज विद रिगार्ड टू एक्यूजेशन दैट ही हैज़ टू मीट ड्यूरिंग द ट्रायल। आप उसको बाउंड कर देते हैं ये बता के कि आपके खिलाफ ये ऑफेंसेस जो हैं फैक्ट्स की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, आपको इन ऑफेंसेस में ट्रायल किया जाएगा ताकि जब केस आगे चले तो उसके लिए कोई सरप्राइज़ ना हो। तो फॉर दैट पर्पस चार्ज लगाया जाता है। आप माशाल्लाह सिविल काम भी हम करते हैं, सिविल कार्ड में देखा होगा आप इश्यूज़ लगाते हैं कि पार्टीज़ को बाउंड डाउन करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर आपने अपनी एविडेंस लीड करनी है। हेयर क्या है, क्रिमिनल ट्रायल में क्या है, आपने उसको बताना है कि अब हम प्रॉपर ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन कोर्ट ये समझती है आपके खिलाफ ये ऑफेंसेस पाए जाते हैं प्राइमा फेशियाई, इन पे आपका ट्रायल होगा और कल को आपको इन ऑफेंसेस पे सज़ा दी जाती है। तो ये उसको इन्फॉर्म करना है बिफोर द ट्रायल इज कमेंस्ड उस चार्ज के थ्रू। Purpose of the charge is to inform the accused against the accusations to be leveled against him or leveled against by the prosecution and tried in the trial. ओके सर, ये तो आपने इसका बैकग्राउंड बता दिया। अगर हम चार्ज को डिफाइन करने की बात करें तो हम चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? सेक्शन 4 हमारा CRPC का है, वो चार्ज को डिफाइन करता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में है कि वो इतना एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन इट कंटेन्स मोर देन वन हेड। ये बात इसलिए थोड़ी सी अहम है कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे ट्रायल कोर्ट के जजेस, मैजिस्ट्रेट्स या लॉयर्स हुएवर में भी चार्ज जो शीट हम इख्तियार करते हैं, हम शायद कहते हैं वही चार्ज है। नहीं, चार्ज शीट तो एक जुडिशियल फार्मूलेशन है ऑफ द फैक्ट्स के कौन कौन से ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं। एक शख्स, मैं आसान अगर सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, एक शख्स ने एक मर्डर किया है, एक अटेम्प्टेड मर्डर किया है, तो उसने 2 ऑफेंस किए हैं। तो लिहाजा 2 ऑफेंस का जब चार्ज लगाते हैं, जिसको हम हेड वाइज चार्ज कहते हैं, फर्स्टली या सेकेंडली, तो सेक्शन 4 को आप ये जब पढ़ेंगे तो जितने जो हेड है, एवरी हेड इन फैक्ट इटसेल्फ इज ए चार्ज। अगर आपने 50 हेड में चार्ज लगा लिया तो वो सिंगल चार्ज नहीं होगा, 50 हेड का मतलब 50 चार्ज हैं उसके ऊपर। तो ये मस्ट बी नो कि सेक्शन 4 ने उसको डिफाइन किया है कि चार्ज मींस एवरी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन इट इंक्लूड्स मोर देन वन हेड। अच्छा सर, अगर लैंग्वेज देखें हम मैजिस्ट्रेट ट्रायल में जो चार्ज के वर्डिंग यूज़ की गई है चार्ज के हवाले से, और अगर हम सेशंस ट्रायल में जाएं तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, दोनों में डिफरेंस है। तो आप क्या समझते हैं कि वाई इट इज़ डिफरेंस, और ये है क्या? पहले इस पे बात कर लें। यस, डिफरेंस है ज़रूर। अब डिफरेंस क्या है, सेक्शन जो 241 की जो प्रोविजन चल रही है आगे मैजिस्ट्रेट ट्रायल के हवाले से, वहाँ पे लिखा है इफ एन एक्यूज इज ब्रॉट और अपीयर्स बिफोर द मैजिस्ट्रेट ए फॉर्मल चार्ज शैल बी फ्रेम्ड। आगे नहीं लिखा कैसे होगा क्या होगा। वेयर सेक्शन 265D में जब जाते हैं, सेशंस ट्रायल को डील करता है, वहाँ लिखा है कि आफ्टर पेरूजल ऑफ मटेरियल क्या 173 की रिपोर्ट है, 161 की स्टेटमेंट्स हैं, और जो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है उसको देखने के बाद अगर सेशन कोर्ट ये समझती है इस केस को प्रोसीड होना है, इट इज़ प्रोसीडेबल, देन इट शैल फ्रेम द चार्ज। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा ये कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल में उसी सेक्शन के अंदर कह दिया गया है कि अगर वो उस चार्ज को एडमिट करता है तो फिर मैजिस्ट्रेट एज नियरली एज पॉसिबल एडमिशन रिकॉर्ड करेगा, और अगर नहीं करता तो फिर शैल ही में प्रोसीड विद द ट्रायल। वेयर एज सेशंस ट्रायल में 265E में प्ली का चैप्टर अलहदा रखा गया है कि वो प्ली उसकी रिकॉर्ड की जाएगी, वो प्ली क्या लेगा। देखिए, लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है इसको हम एकेडमिकली फिर कभी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है जो इम्पोर्टेंट है कि वट एवर इट इज़ देयर, कोर्ट को चार्ज लगाने से पहले, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशंस हो, उसको करना क्या है। चार्ज पहले ये समझ लें मेरे दोस्त सारे कि चार्ज वो नहीं है जो पुलिस एक 173 की रिपोर्ट पे अपनी फाइनल ओपिनियन के तौर पे लेके आती है।
ये कोर्ट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखना है कि कौन से चार्ज उस फैक्ट्स की बुनियाद पे बनते हैं। ये बड़ा सेटल प्रिंसिपल है कि दोज आर द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस और ऑफेंसेस। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एक एक्सीडेंट का केस है और पुलिस 302 लगा के ले आती है, क्लियर कट है एक्सीडेंट केस है। तो जब आप जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, आपके सामने वाकयात आते हैं, गाड़ी से हिट हुआ, बंदा मर गया, तो आप कहते हैं नहीं, इसका मतलब है कि पुलिस की राय इनएप्लीकेबल हो गई। तो अब मैजिस्ट्रेट हो या कोर्ट ऑफ सेशंस हो, उन्होंने उस मटेरियल को देखना है, उन वाकयात को देखना है, फैक्ट्स की बुनियाद पे खुद ही असरटेन करना है कौन से ऑफेंसेस बनते हैं। फाइनली व्हाट आई वांट टू कंक्लूड, दोनों के लिए एक चीज़ बुनियादी तौर पे मुश्तरका है डिस्पाइट द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। वो क्या है, दोनों ने मटेरियल को ज़रूर एग्जामिन करना है। चार्ज एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आपसे मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि आप देखते हैं कि ऑफेंस ही नहीं बनता, एविडेंस है ही नहीं। एक शख्स से पिस्टल निकला है, वो कहते हैं मेरे पास तो लाइसेंस है वैलिड और मैंने पेश भी किया, पुलिस ने कब्जे में नहीं लिया, मुतमईन भी है। अब ऑफेंस तो कोई नहीं बना ना। अब मजिस्ट्रेट ट्रायल कह रहा है कि फॉर्मल चार्ज फ्रेम होगा। भाई जब चार्ज तो तब फ्रेम होगा जब कोई एविडेंस होगी प्राइमा फेशियाई टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो दोनों को मटेरियल को जरूर एग्जामिन करना है और एग्जामिन करने के बाद ये तय करना है कि क्या इस केस में चार्ज बनता है या नहीं बनता, और अगर बनता है तो किन किन ऑफेंस या ऑफेंसेस में बनता है। एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड एंड एग्जामिनिंग ऑफ द मटेरियल की बात की आपने। नॉर्मली हमने देखा है कि जब मैजिस्ट्रेट्स या सेशन कोर्ट में ट्रायल लगता है तो जज साहबान FIR के ऊपर पुलिस ने जो रेलेवेंट सेक्शंस लिखे होते हैं या 173 की रिपोर्ट को देखा जाता है। मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें अपार्ट फ्रॉम दीज टू डॉक्यूमेंट्स व्हाट एल्स इज टू बी लुक्ड इनटू बाय जज। देखें, जब आप लफ्ज मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल मींस all that material which prima facie can be used against accused for the purpose of proving the offences। उसमें डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, 161 की स्टेटमेंट्स हैं और कोई मॉडर्न डिवाइसेस की एविडेंस हैं, 173 की रिपोर्ट है, FIR है। इनको कलेक्टिवली आपने एग्जामिन करना होता है। देखिए FIR कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, कोई एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट नहीं है। FIR इज सिंपल एन इन्फॉर्मेशन कि ये एक ऑफेंस कमिट हो गया है और अब पुलिस ने अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देनी है। तो उसमें हो सकता है वो डिटेल्स ना हो। उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है। उस कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बुनियाद पे पुलिस आहिस्ता आहिस्ता केस को बिल्डअप करती है और एट द एंड 173 की सूरत में ला के आपके सामने पेश कर देती है। तो वो जो पुलिस ने कंक्लूड किया 173 को, वो अब आपने देखना है कि वो एविडेंस की बुनियाद पे, लिहाजा यू कैन नॉट लीव एनी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री और ओरल और थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस व्हेन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। मैं अपने दोस्तों को बारहा ये गुजारिश करता हूँ और करता रहूँगा कि चार्ज वो स्टेज है जिसके ऊपर आप मेहरबानी कीजिए, खुद बैठिए, खुद देखिए और ख़ुद चार्ज फ्रेम कीजिए। बड़े अदब के साथ मैं ये बात करना चाहूँगा कि नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस में देखा गया ये बहुत अहम काम हम सबसे कमज़ोर आदमी पे छोड़ देते हैं। यानी वो हमारा रीडर होता है या स्टेनो होता है, हमने वो प्रिंटेड फॉर्म बनाए हुए हैं, इस तरह वो करके ले आता है, हम साइन कर देते हैं और एक ख़ास टाइम पे पता लगता है ओहो ये करना चाहिए था, ये हमने नहीं किया। नुकसानात हम पहले काफ़ी दफ़ा उसके हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल सर, ठीक। आपने बात कर दी एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड की, आपने बात कर दी तमाम मटेरियल को देखने की। अब वो सारी सूरत हाल, वो स्टेजेस कवर करके एक जज सब स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि चार्ज लगाने जा रहे हैं। कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि चार्ज के अंदर शामिल होने चाहिए? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ने चार्ज लगाने के बाद कुछ प्रोटेक्शंस भी दी हैं, लेकिन कुछ ये सूरत हाल है कि अगर आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया तो उसके नुकसानात भी लॉ ने बहुत ज़्यादा तरीके से बता दिए हैं। देखिए 5 या 7 पॉइंट्स ऐसे हैं, याद रखिएगा जहाँ से जो एक चार्ज में आने बहुत ज़रूरी है ट्रायल कोर्ट चाहे मजिस्ट्रेट की हो सेशंस की। नंबर 1 कि ये ऑफेंस कब कमिट हुआ, यानी डेट ऑफ अकरेंस क्या है, किस वक्त कमिट हुआ, टाइम कितने बजे हुआ, किस जगह पे कमिट हुआ, किसके अगेंस्ट कमिट हुआ। आपने एक मर्डर किया है तो इसका मतलब है मिस्टर ए जो डिसीज है उसके अगेंस्ट कमिट हुआ। आपने चोरी किया, इसका मतलब है जो गाड़ी आपने चोरी की है उसके अगेंस्ट कमिट हुआ। फिर वो ऑफेंस क्या था, ऑफेंस के बारे में कहते हैं अगर वो ऑफेंस लॉ ने डिफाइन कर दिया है तो फिर खाली आप ऑफेंस लिख देंगे, मतलब कत्ले अमद है, PPC ने उसको नाम कत्ले अमद का दे दिया, तो आप जो लिखते हैं यू कमिटेड द कत्ले अमद, तो लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फिर वो सेक्शन ऑफ लॉ क्या है, आपने नेम दे दिया, सेक्शन ऑफ लॉ कि उसको इन्फॉर्म करना है ना, 302 है, 324 है, 337 वट एवर इट इज। और देन फाइनली लॉ क्या है, PPC है, एंटी करप्शन का लॉ है, एंटी टेररिज्म का लॉ है, अकाउंटेबिलिटी का, वट एवर इट इज़। ये 6 या 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने
उस चार्ज के अंदर फॉर्मुलेट करने होते हैं। लेकिन चार्ज एक और ज़्यादा, चार्ज क्या एक जुडिशियल फार्मूलेशन ऑफ फैक्ट्स है थ्रू जुडिशियल प्रोसेस, इसको इस तरह कहते हैं, फार्मूलेशन ऑफ फैक्ट्स थ्रू जुडिशियल प्रोसेस टू फाइंड आउट कि ये जो शख्स मेरे सामने खड़ा है इसका मैंने ट्रायल के लिए ऑफेंसेस में करना है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे के इसको इस इंग्रेडिएंट वाले पॉइंट को ख़त्म करता हूँ कि एक ऑफेंस कमिट मर्डर कमिट होता है दिन में, ये हम यहाँ बैठे हैं बाहर रोड है, इसकी ऑफेंस कमिट आता है, इस वक्त 11 बज रहे हैं, ठीक है, और आज तारीख है 19 फरवरी। तो जब आप चार्ज लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, दैट ऑन 19 फरवरी 2020 ये डेट आ गई, एट 11 AM ये टाइम आ गया, विद इन द एरिया ऑफ सच एंड सच प्लेस जहाँ हम बैठे हैं, यू बाई वे ऑफ फायरिंग या बाई वे ऑफ डैगर ब्लो और बाई वट एवर इट इज़, ठीक है। अभी वो आ गया आपका जो है अपना नेम अपना आ गया, ऑफेंस आ गया, एंड फाइनली यू से हैड कमिटेड द मर्डर ऑफ मिस्टर सो एंड सो विच इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन सो एंड सो। तो जब आपने ये लगा दिया इट मीन्स आपने चार्ज के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे कर दिए। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों को हम एक स्लाइड दिखा सकें, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा ये स्लाइड अगर आ जाए तो इसको अपनी जजिस को मैं खास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा इसको टेबल पर रख लें अपनी। जब आप एक चार्ज लगाएं इसको क्रॉस चेक करें अपने चार्ज के साथ, अगर आप समझते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं इट मीन्स जो जर्नल एक चार्ज आप लगाते हैं वो चार्ज जो है वो अपनी जगह सेटल हो गया है। अच्छा सर, इसमें एक प्रोपोजिशन तो ऐसी आ रही है जिसमें नेम ऑफ द ऑफेंस एंड सेक्शन ऑफ लॉ इज क्लियर, आपका बड़ा क्लैरिटी है, आपने डिफाइन कर दिया फलां ऑफेंस कमिट हुआ इस तरीके से किया और ये सेक्शन ऑफ लॉ है। ऐसी सिचुएशन भी अक्सर क्रॉप अप करती है कि आपका मोड एंड मैनर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको क्लियर सेक्शन ऑफ लॉ और वो इसमें आपको डिफाइन करना मुश्किल हो जा रहा है उस ऑफेंस को। उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? बड़ी वाज़ेह सी बात है, प्रैक्टिकली इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि एक आपको डेड बॉडी मिल जाती है एक जंगल से, आपको नहीं पता किसने मारा है, कैसे मारा है, कब मारा है, ये सारी चीज़ें खामोश हैं। एविडेंस कलेक्ट हुई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मुख्तलिफ एविडेंसेस आ गई, को लास्ट सीन की आ गई और आ गई। अब जब ये पोजीशन होगी तो कानून ने इसका रास्ता दिखा दिया है। CRPC का जो रेलिवेंट सेक्शन है जो 221 से शुरू होकर आगे तक जा रहे हैं उसमें बता दिए कि जब ये मुश्किल हो जाए तय करना, ये इंग्रेडिएंट्स सेटल नहीं हो रहे, तो कोर्ट को चाहिए जो प्रिसाइज स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन है, पर्टिकुलर्स अगर नहीं है तो वो एक्सप्लेन कर दे। मसलन क्या, अब ये अगर सूरत हाल बने कि एक डेड बॉडी मिली थी फलां तारीख को, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में ये एविडेंस आई कि आप इस शख्स को अपने घर से लेके या उसके घर से लेके इतने बजे निकले और इन लोगों ने आपको देखा, डेड बॉडी बरामद हुई और इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन में ये बात सामने आई कि आपने ऑफेंस कमिट किया लिहाजा सो एंड सो। तो वहाँ पे आपको ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ नहीं पूरा पेज आप बना दें, इतनी हिस्ट्री जो उसको इंडिकेट कर सके मैनर्स ऑफ अकरेंस के हवाले से इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। वहाँ पे आपको फिर पर्टिकुलर्स जो है ना पूरे प्रोवाइड कर देने चाहिए, वहाँ डेट टाइम वगैरह इररेलेवेंट हो जाता है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। व्यूअर्स, आज का सफ़र यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज़ एंड योर फीडबैक। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।